डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड उससे आप सम्मानित हैं, पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया है। आप अपने क्लिनिकल फील्ड के करियर में भी आपको अनेक ऐसे सम्मान हैं। बताएं लोगों को कि ये पता चले कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ आपकी अपब्रिंगिंग रही है, कैसा आपका परिवार रहा है, कैसा बचपन बीता? Easy going for me. I was not very serious into that I should get first rank, and I was not very serious into studies, but I was an above average student. डॉक्टर्स को हम कहते ही हैं कि ये देश के इंटेलेक्चुअल लेवल का सबसे ऊंचा क्रीम होता है, टॉप क्रीम होता है, तब जाके डॉक्टर्स निकलते हैं। Life is never a bed of roses. One has to go through their struggles, and with a positive attitude, one can get over it. आपने हज़ारों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया है, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां आपने आपके इस कार्य से छुई हैं। हमारे देश में स्तन कैंसर जागृति का बहुत बहुत कम है। ये एक छुपा हुआ मुद्दा है। बहुत सारे लोग घबराते हैं कैंसर सुनते ही, मगर वो ये नहीं जानते कि स्तन कैंसर को अगर समय पर इलाज कर दिया जाए तो वो पूर्ण रूपेण ठीक हो सकता है। काउंसलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मच नीडेड इनर कॉन्फिडेंस जो है पेशेंट को देना डॉक्टर का कर्तव्य है, क्योंकि यू कैन क्योर समटाइम्स, यू कैन रिलीव ऑफन, मगर कंफर्ट करना ऑलवेज करना है। कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ एक आध्यात्मिक संस्था है जो लोगों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के बारे में, इनर स्ट्रेंथ के बारे में काम करती है। ये एक दिव्य शक्ति है, डिवाइन फोर्स है। ये डिवाइन फोर्स मुझे ऑल द टाइम रिमाइंड करती है कि हम निमित्त मात्र हैं। सो वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी आर गाइडेड बाय दैट फोर्स। नमस्कार, माइंडफुल मोमेंट्स इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। माइंडफुल मोमेंट्स हमेशा कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाता है जिन्होंने अपने मन को एकाग्रचित्त कर अपने इस एकाग्रता से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। मन यहाँ वहाँ भटकता है तो जीवन में कुछ हासिल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। जो भी व्यक्ति आज हमारे सामने सक्सेसफुल नज़र आता है या जीवन में बहुत कुछ किया हुआ नज़र आता है, उस व्यक्ति ने अपने मन को साधा है। एक चित्त से बुद्धि को एकाग्र करके किसी कार्य में जब व्यक्ति लगता है तो उसमें सफलता निश्चित है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर पी रघुराम जी हैं। भारत के जाने माने ब्रेस्ट सर्जन हैं। ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के इनके कार्य को विश्व भर में सराहा गया है। भारत में डॉक्टर्स को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड से भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है। साथ ही वो पद्मश्री से भी अलंकृत हैं। भारत के बाहर भी उन्हें इंग्लैंड के सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक सम्मान उन्हें हासिल हैं, मगर इन सभी सम्मानों के साथ एक गजब का जज्बा उनके ज़िंदगी में देखने को मिलता है। आइए करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं माइंडफुल मोमेंट्स में कि वो क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो जब व्यक्ति देखते हैं कि आपके परिचय में इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, इतने सारे पुरस्कार आपको दिए गए हैं। अ, एक डॉक्टर होने के नाते भारत में जो डॉक्टर्स के लिए सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, उससे आप सम्मानित हैं। पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया है। आप अपने क्लिनिकल फील्ड के करियर में भी आपको अनेक ऐसे सम्मान हैं। भारत के बाहर भी आपको आपके काम की वजह से इतना ज़्यादा सम्मानित किया गया है। व्यक्ति एक बार में अचंभित हो जाता है कि एक इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। तो पहले ये बताएं लोगों को कि ये पता चले कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ आपकी अपब्रिंगिंग रही है, कैसा आपका परिवार रहा है, कैसा बचपन बीता? मैं हैदराबाद से हूँ। गुंटूर में जन्म हुआ और हैदराबाद में मैं आई ग्रो अप। हैदराबाद पब्लिक स्कूल, ताकि जस्ट 2 साल पहले 100 ईयर सेलिब्रेट हुआ। हम्म। सो सेंटिनरी सेलिब्रेशंस भी हुई है, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू स्टडी इन दिस वेरी हिस्टोरिक स्कूल, जहाँ से पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव स्टडीड देयर। इट्स जी। people from very poor backgrounds, middle class, upper middle class, or rich.
सो सब कुछ देखने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। सो मेरा स्कूलिंग, मेरा फर्स्ट, ऑफ कोर्स पहले स्कूलिंग के पहले मेरे पेरेंट्स जो दोनों डॉक्टर्स हैं, मेरे माँ गायनेकोलॉजिस्ट थी और मेरे फादर सर्जन थे। और उनके अपब्रिंगिंग इन फैक्ट वाज द बिगेस्ट लर्निंग लेसन फॉर मी। आफ्टर दैट स्कूल, हैदराबाद पब्लिक स्कूल में बहुत सारा बैकग्राउंड्स के बच्चे आते थे, हम मिलके खेलते थे, पढ़ते थे और सबसे ज़्यादा कैसे नहीं बिहेव करना, हाउ नॉट टू बी, मैं स्कूल पास होने से पहले सीख लिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। और मुझे माँ-बाप ने सिखाया कि हार्ड वर्क करने से और हम अपने जीवन जीने से इट इज़ नॉट इनफ, हम दूसरों को हेल्प करना चाहिए और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एम्पैथेटिक टू अदर्स बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ नॉट gifted and everybody doesn't come from privileged backgrounds. So it's important to give back to society. ये मेरे अर्ली चाइल्डहुड से मुझे इनग्रेन्ड हुआ था। और उसके बाद मैं कॉलेज, इंटरमीडिएट सेंट अल्फोंसा जूनियर कॉलेज में पढ़ा था और सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा में एमबीबीएस हुआ। तो just like, it was very easy going for me. I was not very serious into, that I should get first rank, and I was not very serious into studies, but I was an above average student. जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन हुआ एमएस जनरल सर्जरी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में, जब मुझे एक ध्यान आया कि मैं फर्स्ट रैंक सिक्योर करना है, और उस समय मेरे पिताजी भारत में जो सर्जन्स हैं, एक एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो बहुत लोग सोचते थे आपके पिताजी एएसआई प्रेसिडेंट है तो आपको पास होना बहुत आसान होगा। तो वो मुझे, आई वाज टेकन अबैक एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर मी टू स्टडी हार्ड, फोकस्ड, एंड मुझे फर्स्ट रैंक मिला। बहुत अच्छा। सो वो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं एमएस फिनिश करके आई वांटेड अ फायर इन माय बेली, मैं आई वांटेड टू गो टू यूके एंड डू एफआरसीएस। सो ये एफआरसीएस जो है बहुत कष्ट था उस समय। पास रेट 11%, 12% था, एंड थियरी, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, अबाउट 25 एग्जामिनर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता था। और मैं जब गया यूके को, कोल्डेस्ट एवर विंटर, -19 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मैं टी बनाना भी नहीं जानता नहीं था। जानते थे। वहाँ जाकर फ्रूगल लिविंग, वाईएमसीए में ठहरकर फ्रूगली आई स्पेंट, आई डिडंट, ऑल्दो पेरेंट्स बोले आपको पैसा चाहिए तो मैं भेजने के लिए तैयार थे, मगर आई डिड नॉट वांट टू मिसयूज दैट जर्मनी। मनी, सो आई लिव्ड फ्रूगली। एंड मैं एफआरसीएस एक कॉलेज नहीं, 3 कॉलेजेस से, ग्लासगो, एडिनबरा, आयरलैंड, 3 कॉलेजेस 2 महीने के इंटरवल में 75 एग्जामिनर्स को सेटिस्फाई करते हुए ट्रिपल एफआरसीएस मुझे मिला। वो शॉर्ट स्पैन में जो एफआरसीएस आना, पास करके आना, इतने लोग को सेटिस्फाई करके आना, वो एक रिकॉर्ड था। वो मेरा सेकंड टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब आपकी जर्नी देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो बुलंदियाँ आपने हासिल की है, ये जो ऊँचाइयाँ छुई हैं, वो कोई आसान चीज़ नहीं थी। उसके लिए भी काफ़ी मेहनत है, उसके पीछे बहुत डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, उसके बाद ये चीज़ें हासिल होती हैं, समझ में आता है। आज लोग, हर व्यक्ति सक्सेस चाहता है। डॉक्टर्स को हम कहते ही हैं कि ये देश के इंटेलेक्चुअल लेवल का सबसे ऊँचा क्रीम होता है, टॉप क्रीम होता है, तब जाके डॉक्टर्स निकलते हैं। मगर वहाँ पर भी हार्ड वर्क की ज़रूरत है, वहाँ पर भी डेडिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर भी सिंपल लिविंग की आवश्यकता है, तब जाके हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बात समझ में आती है। दूसरी चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका एक लंबा करियर रहा है, आपने भारत के बाहर काम किया है, भारत में काम किया है, डॉक्टर पेशे से होने की वजह से आप अनेकानेक लोगों के संपर्क में आते हैं।
लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स की ज़िंदगी बस डॉक्टर बन जाए तो बस आसान हो जाता है, ऐसा लोगों के मन में ख़्याल होता है कि भाई डॉक्टर है तो वो जो कहें वैसा होगा। मगर एज़ अ डॉक्टर भी आपके लाइफ़ में चैलेंजेस आए होंगे। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा जब आप इतना सब कुछ अचीव करते हैं तो बहुत सारे अ, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको रास्ते में रोकती हैं, आगे काम करने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। तो उनके बारे में बताइए, आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया? आपके लाइफ़ में आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि हाँ भाई पेरेंट्स डॉक्टर है तो बच्चे का डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इन सारे स्टेप्स पे अ, जो चैलेंजेस आते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी जो चैलेंजेस आते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? कैसे आपने डील किया? यहाँ पे हमारे देश में सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। हुँ, सो मेरे पेरेंट्स एक बड़ा प्रोटेक्शन था, तो मैं पैम्पर्ड था। सो बट आई डिडंट मिसयूज़ इट। मैं जब यूके गया, सो कोल्ड विंटर, फ्रूगल लिविंग, सो खाना बनाना और पढ़ना। सो हमारे फ्लैट में अ, जो उस समय वाईएमसीए ग्लासगो में एक बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी से मैं एक फ्लैट शेयर कर रहा था। और बिकॉज़ उन लोग दे डिडंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन हीटिंग, कॉइन्स डालते थे। सो मैं कॉइन्स डाल सकता था, मगर मैं भी कॉइन्स नहीं डाला और दुवे कवर करके cold weather में, I understood what is not having at that time. I experienced it firsthand. So therefore, that frugal living has helped me. Secondly, जब मैं एफआरसीएस एग्ज़ाम लिया था, फर्स्ट टाइम फेल हुआ। यूके में जब फेल होते हैं, फॉरेन कंट्री है, तो इंडिया इमीडिएटली आने के लिए पेरेंट्स बोले हैं, मगर मैं नहीं गया। वहीं ठहर के, वही वाईएमसीए में ठहर के मैं एफआरसीएस एग्ज़ाम सेकंड टाइम ये 3 कॉलेजेस से हासिल किया। सो फेल्योर टॉट मी दैट विथ परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन एंड फोकस हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो मेरा ट्रिपल एफआरसीएस उसका एग्जाम्पल था। उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं। हम विदेश जब जाते हैं, हम लोकल बॉर्न एंड ब्रॉट अप ब्रिटिश लोकल बॉर्न एंड ब्रॉट अप ट्रेनी से compete करना पड़ता था उस दिन, उस समय। तो यू हैड टू बी मेनी टाइम्स बेटर हुँ, टू बी एबल टू गेट अ ट्रेनिंग पोजीशन। सो मुझे टाइप 1 हायर सर्जिकल ट्रेनिंग में पोजीशन मिला। ये बहुत सारा इंटरव्यू पैनल होगा, आपके सीवी देखेंगे और आपको अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो फ्यूचर में यूके में कंसल्टेंट होने का पॉसिबिलिटी होता था। तीसरी बात है, जब मैं इंडिया वापस आया, जब माँ को स्तन कैंसर था, मैं मेरे वाइफ और चिल्ड्रन लॉक स्टॉक बैरल सबको छोड़ के यूके में उनको भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बनने का अपॉर्चुनिटी था। मुझे ब्रेस्ट कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन बनने का अपॉर्चुनिटी था। मगर माँ के लिए और मातृभूमि के लिए हम सब कुछ छोड़ के, जब माँ को कैंसर था, मैं आ गया। जब आने का समय था, तो जस्ट कंसल्टेंट सर्जन के काम में मैं नहीं काम करना चाहता था। आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन इंडिया। सो ये ब्रेस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट जो है यूके में एस्टैब्लिश हुआ है कि ऑल ब्रेस्ट डिसीजेस, पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विथ नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, बिनाइन प्रॉब्लम्स जो कैंसर भी नहीं होता है, विच इज़ मोर कॉमन देन कैंसर, एक सेंटर में डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट हु मैनेज ब्रेस्ट डिसीज, ये सेंटर ब्रेस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट को हम एस्टैब्लिश करे हैं किम्स हॉस्पिटल्स में हैदराबाद में। उस समय डिजिटल मैमोग्राम बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, 2 हुँ। करोड़ मशीन है। सो देश में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अलावा हमारे सेंटर ही was the second center to establish the full field digital mammography system in 2007. डॉक्टर साहब आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने लाइफ के इन एस्पेक्ट्स को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और बड़ी ईमानदारी से आपने ये चीज़ कही। ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट से रिलेटेड जो अनेक स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं उसके लिए ये केंद्र आपने स्थापित किया हैदराबाद में। उसका नाम भी उषा लक्ष्मी आपके माताजी के नाम पर है। ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप क्यों इस फ़ील्ड के प्रति इतने पैशनेट हैं? आप क्यों इसके प्रचार-प्रसार के बारे में अ, इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और आपके कार्य की वजह से आपको इतने सम्मान प्राप्त हुए हैं?
आपने हज़ारों लोगों तक यह संदेश पहुँचाया है, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ आपने आपके इस कार्य से छुई हैं। तो ये बताएँ कि ये क्यों अहमियत रखता है? क्यों आपने ये कार्य चुना? जब मैं यूनाइटेड किंगडम में हायर सर्जिकल ट्रेनिंग कर रहा था, ब्रेस्ट सर्जरी जब एक सब स्पेशलिटी बन रही थी और मैं उसमें ट्रेन होने के समय में माँ को कैंसर हुआ और उसी वजह है कि मैं वापस आ गया। जब माँ के लिए आया और मैं ब्रेस्ट सर्जरी में ट्रेनिंग हुआ, तो हमारे देश में टू सर्व आवर मदरलैंड मैं एक प्रणालिक बना के आया था। एक जो है ब्रेस्ट सेंटर एस्टैब्लिश करना, ताकि ऑल पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद ब्रेस्ट डिसीज बिनाइन एंड कैंसर प्रेजेंट इन वन प्लेस एंड आर ट्रीटेड इन वन प्लेस एंड रीअश्योर्ड इन वन प्लेस। दूसरा जो है, हमारे देश में स्तन कैंसर जागृति का बहुत बहुत कम है। ये एक छुपा हुआ मुद्दा है और अवगाहन अवेयरनेस नहीं है और बेसिकली जन आधारित पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना रोबस्ट नहीं है। और हमारे देश में 70% रूरल एरियाज में जीते हैं, जहाँ एफिशिएंट कैंसर सेंटर्स नहीं होते हैं विथ ऑल द फैसिलिटीज़। सो बेसिकली इसके लिए, कैंसर के लिए जागृति करने के लिए मैं माँ का आशीर्वाद लेकर और माँ का प्रेरक शक्ति और प्रेरणा से एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करे हैं माँ के नाम, उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन। और अबाउट करीब 20 साल से निरंतर स्तन कैंसर को एक छिपा हुआ मुद्दा से कॉमनली डिस्कस्ड इशू बनाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं और बहुत सारे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं पिंक रिबन कैंपेन के नाम से। इससे बहुत लोग अभी, ये पिंक रिबन कैंपेन से बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स अब ये पिंक रिबन कैंपेन करना शुरू करे हैं। सो दैट itself speaks that we have been able to inspire a pink ribbon campaign movement not only in our state but across the country, and not only for breast cancer, दूसरे डिसीजेस होते हैं विच ऑल्सो मेरिट लॉट ऑफ अटेंशन, उसके लिए भी ये एक इंस्पिरेशन हुई है पिंक रिबन कैंपेन। एंड मेनी वॉक्स नाउ हैपन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ दिस पिंक रिबन वॉक, जब 2007 में अक्टूबर मंथ, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में, we had 50 people participating. Now thousands upon thousands of people have started attending over the years, and that has really been a catalyst movement. So this was my second aim. The third aim is ब्रेस्ट डिसीजेस ट्रीट करने सर्जन्स एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में नहीं था। यूनाइटेड किंगडम में एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स है, अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स है। सो वैसे, बिकॉज आई वाज इन द यूके, ऑन सिमिलर लाइंस टू एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स इन द यूके एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स, हमारे देश में भी एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया हम इस्टेब्लिश करें हैं विथ लाइक माइंडेड कोलीग्स। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन गया, 13 ईयर्स हो गया है एस्टैब्लिश होके, और इट इज़ बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी विथ सर्जन्स प्रैक्टिसिंग ब्रेस्ट डिसीज कमिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म। सो फाइनल एम है, अभी शुरू हुआ है, ब्रेस्ट सर्जरी एक सब स्पेशलिटी बनना है हमारे देश में। मेरे ख्याल से ये एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया हैज़ पेव्ड द पाथ टू डेवलप ब्रेस्ट सर्जरी एज ए सब स्पेशलिटी। बहुत ही खुशी की बात है कि आप जिस अच्छे कार्य के उद्देश्य को लेकर भारत वापस लौटे, उस कार्य को आप कर पा रहे हैं और अनेकानेक लोग इस कार्य से लाभान्वित हो रहे हैं। स्तन कैंसर की जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोग घबराते हैं कैंसर सुनते ही, मगर वो ये नहीं जानते कि स्तन कैंसर को अगर समय पर इलाज कर दिया जाए तो वो पूर्ण रूपेण ठीक हो सकता है, उसके सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छे हैं। आपके इस कार्य के क्षेत्र में आपने हज़ारों मरीज़ों को देखने का आपका अनुभव रहा है। कुछ ऐसे अनुभव शेयर कीजिए, कोई ऐसी बात आपको देखने को मिली होगी जहाँ पर आपने अ, यहाँ जो स्तन से संबंधित बीमारियों को ट्रीट करते समय कोई ऐसा अनुभव आपको है जो आपके लिए यादगार रहता है? सो मैं हर एक दिन मैं याद करता हूँ कि जब पेशेंट को स्तन कैंसर होता है, बहुत एंग्शियस होते हैं, बहुत एंग्री भी होते हैं, ये क्यों मुझे आया है, और बहुत घबराहट होता है कि जान जाएगी
स्तन जाएगा, स्तन को निकालना पड़ेगा। सो बहुत आंदोलन में रहते हैं। सो पहली बात है, डॉक्टर पेशेंट को जब ट्रीटमेंट करने के पहले परामर्श, काउंसलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मच नीडेड इनर कॉन्फिडेंस जो है पेशेंट को देना डॉक्टर का कर्तव्य है, क्योंकि यू कैन क्योर समटाइम्स, यू कैन रिलीव ऑफन, मगर कंफर्ट करना ऑलवेज करना है। तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो बहुत घबराहट से आते हैं और दे emerge victorious, they conquer the cancer because of the counseling. And many times ये पेशेंट्स वापस आके बताते हैं कि जब आए थे बहुत लो रहे थे, एंड दे वर वेरी डिमोरलाइज्ड, डिप्रेस्ड ऑल्सो समटाइम्स, और काउंसलिंग करने के बाद, मैं उनका काउंसलिंग करके इनर स्ट्रेंथ देने के बाद जीने की इच्छा बढ़ी है और कैंसर को जीतने का पॉसिबिलिटी हुआ। ऐसे पेशेंट्स मैं बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग सीरियसली लेता हूँ। हमारे देश में काउंसलिंग मेडिकल करिकुलम में ओनली 2019 में इंट्रोड्यूस करे हैं, और काउंसलिंग अभी भी रोबस्ट असेसमेंट नहीं होता है एग्ज़ाम्स में, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में। जैसा एफआरसीएस एग्ज़ाम्स और एमआरसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है असेसमेंट का। यहाँ पे भी ये होना चाहिए, बट स्टिल आप जो बोलते हैं, इफ़ समवन हैज़ गॉट इवन अ बैड डिसीज़, अगर लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर हो, उनका काउंसलिंग अगर अच्छा हो, उनका इनर स्ट्रेंथ अगर बढ़े, तो वो कैंसर को हराने का पॉसिबिलिटी है। ये मिरेकल है, इट कैन हैपन। ये 50% ट्रीटमेंट होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग कंप्राइजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एम्पथाइजिंग विद द पेशेंट, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, एम्पैथी होना चाहिए और टाइम देना चाहिए। जब ये कर सकते हैं, कैंसर को हम वी कैन वेरी इफेक्टिवली ट्रीट द पेशेंट। आपने अभी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, इनर स्ट्रेंथ की आपने बात कही। यहाँ आप ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार में आप आए हैं और आपका ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार से काफ़ी लंबे समय से भी रहा है। आप यहाँ क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ एक आध्यात्मिक संस्था है जो लोगों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के बारे में, इनर स्ट्रेंथ के बारे में काम करती है। आप उसकी भूमिका कहाँ देखते हैं आपके कार्यक्षेत्र में, ख़ासकर जो कैंसर्स हैं उन्हें ट्रीट करने के क्षेत्र में आपके कुछ अनुभव रहे हों? हाँ, स्तन कैंसर जब कुलदीप दीदी जो ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्य हैं हैदराबाद सब सेंटर के, जब उनको स्तन कैंसर हुआ, उनके इलाज में शामिल होने का मुझे मौका मिला, और ऑपरेशन के बाद हमारी बातचीत में ये मेरा इच्छा हुई कि ब्रह्मा कुमारीज़ वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स पे आके ये मंच पे बहुत सारे लोग को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस करना चाहता था। वो इच्छा भगवान ने पूरा कर दिया है। सो ऐसे मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है लाइफ में। सो जो डिवाइन फोर्स मैं मानता हूँ has put me in touch with the right people at the right time, and made me do all the right things in record time. हुँ। So ये मेरा एबिलिटीज़ मैं नहीं मानता हूँ। ये एक दिव्य शक्ति है, डिवाइन फोर्स है। ये डिवाइन फोर्स मुझे ऑल द टाइम रिमाइंड करती है कि हम निमित्त मात्र हैं। हुँ। So we are only instruments, and we are guided by that force. So that kind of humility and understanding comes at places like Brahma Kumaris, so which actually focuses on meditation. मैं मेडिटेशन करता हूँ दिन में ऑलमोस्ट 2 आवर्स, मैं प्रेयर रूम में मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर हो मॉर्निंग से इवनिंग तक मरीज़ को देखते हैं और कैंसर पेशेंट्स को देखते हैं, तो माइंड रिफ़्रेश होना है एवरी डे। उसके लिए आप डॉक्टर उनका बॉडी और माइंड को सेपरेट करना है थोड़े समय एवरी डे। If we can separate the body from the mind every day, then that definitely refreshes, recharges, and prepares you for tomorrow. And Brahma Kumaris is one of the places which definitely offers this opportunity, a divine opportunity.
बहुत ही खूबसूरत आपने ये बातें शेयर की कि कैसे उस आंतरिक बल को बढ़ाए रखने की आवश्यकता है। सिर्फ़ जब आप मरीज़ हैं तब नहीं, जब आप चिकित्सक हैं तब भी आपको उस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों के इस हीलिंग के जर्नी में उनके साथ हैं और उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आप कार्य करते हैं। खुद का ख़्याल रखना, स्वयं के लिए भी ध्यान का समय निकालना बहुत आवश्यक है। बातचीत करते हुए समय यहाँ अलविदा कहने का हो रहा है, मगर उससे पूर्व मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि जाते-जाते हमारे दोस्तों को आप कोई संदेश देना चाहें, तो आप वो संदेश बताएँ। मैं यहाँ पे एक मिशन से आया हूँ। ये मिशन है यहाँ भाई और बहनों, मेनली बहनों और भाइयों को भी समझाने के लिए कि स्तन कैंसर एक सुनामी है हमारे देश में और आ, ये एक छिपा हुआ मुद्दा है। इसको हम कॉमनली डिस्कस्ड इश्यू करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये ओवर 5000 पीपल आज प्रोग्राम अटेंड करे हैं और हमको उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन को, किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज़ेस को, ब्रह्मा कुमारीज़ को, ये 3 एसोसिएशंस को आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस लेसन का अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है। इट्स अ वेरी सिंगुलर मोमेंट एंड मैं ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ ने हमारे फाउंडेशन को दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वी हैव आई हैव बीन एबल टू हम educate, empower, we were able to empower people, women, that they must not neglect their health. अगर 40 साल के उम्र से ज़्यादा हो, हर साल ज़रूरन स्क्रीनिंग मैमोग्राम करना चाहिए और स्तन में कोई चेंजेस अगर नोटिस करें, निर्लक्ष्य नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। इससे हम कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। जब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कैंसर को जीत सकते हैं। सो ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही नहीं है, बल्कि 1975 में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 50वीं वर्षगांठ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस ओकेशन आई बीन एबल टू कन्वे द मैसेज और पुरुषों को भी मैं बताया कि हमारा धर्म बनता है कि जो हमारे घर में महिला है, माँ, दादी, स्पाउस, सिस्टर, इनका हेल्थ को देखभाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनको मैमोग्राम हर साल 40 इयर्स के बाद गिफ्ट करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपने ये संदेश दिया और मैं समझता हूँ हमारे सभी दर्शक इस बात को समझेंगे कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखने की इस मुहिम में आंतरिक बल की आवश्यकता है। समय पर अपना इलाज कराने से पहले डॉक्टर्स के पास जांच पड़ताल करवाना, परामर्श करना भी अनिवार्य है। और जैसे आपने कहा कि अगर 40 साल के ऊपर की महिलाएं हैं तो वो हर साल जाकर डॉक्टर से मिलें, अपना मैमोग्राम कराएं, अपने स्तन का परीक्षण कराएं, जिससे वो अपने कैंसर के आने की संभावनाओं को शुरुआत में ही रोक सकती हैं, कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उन इलाजों को ले सकते हैं जो भारत में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके आगे के कार्य के लिए हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप यूँ ही आगे कार्य बढ़ें, आपके कार्य से अनेकों लोग लाभान्वित हो, भारत एक स्वस्थ भारत बने, एक स्वस्थ विश्व का निर्माण हो, ये शुभकामनाएँ हैं। आप यहाँ समय निकाल कर पहुँचे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। दोस्तों, आज की बातचीत में ये बात स्पष्ट होती है कि जब हम किसी अच्छे कार्य को करने का ठान लें, तब उस ईश्वर की शक्ति मदद करती है। उस अदृश्य सत्ता ने हमारे लिए वो सारे रास्ते खोल रखे हैं, अगर हम सिर्फ उस अच्छाई से उसे आगे करने के लिए प्रेरित हों। आशा करते हैं कि आपकी बातचीत आज एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और इसी कार्य को कर दिखाया है। आज के माइंडफुल मोमेंट्स में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।